हेलो गुड इवनिंग गाइस। सो इकोनॉमिक्स में ये एक डिफिकल्ट टॉपिक जाता है स्टूडेंट्स को। तो उसके लिए एक वीडियो बनाएंगे अभी इसका दो पार्ट में बनाएंगे। एक पार्ट में थोड़ा और अब दूसरे पार्ट में थोड़ा समझेंगे। तो मनी मार्केट्स एंड कैपिटल मार्केट, तो मैं थोड़ा सा आपको एक ब्रॉड कंसेप्ट दे देता हूँ। तो मनी मार्केट मतलब क्या है कि एक साल से कम जो पैसा अगर मुझे इन्वेस्ट करना है या फिर मुझे बोरो करना है, ठीक है, एक साल से कम, तो उसको बोलेंगे मनी मार्केट। एक साल से ज्यादा अगर मुझे पैसा इन्वेस्ट करना है या बोरो करना है तो उसको बोलेंगे कैपिटल मार्केट। ये सिंपल डेफिनेशन है। कैपिटल मार्केट इज लॉन्ग टर्म, एक साल से ज्यादा। मनी मार्केट इज शॉर्ट टर्म, एक साल से कम। ठीक है, तो इसी बैकड्रॉप पे स्टार्ट करते हैं। तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम जो है, इसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, आरबीआई, बैंक्स, ठीक है, इंटरमीडिएटीज, ये सब है। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट्स आते हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आएंगे, वो देखेंगे हम लोग, फाइनेंशियल सर्विसेज क्या क्या है। तो मनी मार्केट का मतलब क्या है, जैसे मैंने बताया, मनी मार्केट इज अ मार्केट फॉर लेंडिंग एंड बोरोइंग ऑफ शॉर्ट टर्म फंड्स। इट इज अ मार्केट फॉर नियर मनी, दैट इज शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स सच एज ट्रेड बिल्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, promissory notes, etc. Such instruments are highly liquid, less risky, and easily marketable with maturity period of 1 year or less than 1 year. तो ये maturity period of 1 year और less than 1 year, ये इसका prominent feature है, इसी से इसकी पहचान होती है मनी मार्केट की। तो मनी मार्केट मतलब जहां पे आप लोग ये ट्रेड बिल्स या फिर आपका जो बिल्स होता है ना, आपने ट्वेल्थ में आपको वो टॉपिक होगा अकाउंट्स में कि बिल डिस्काउंटिंग करना। तो दोज थिंग्स हैपन इन मनी मार्केट, क्योंकि बिल की जो टर्म होती है इट इज नॉर्मली लेस देन 1 ईयर। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है, मतलब गवर्नमेंट को शॉर्ट टर्म के लिए जो पैसे चाहिए, तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, ट्रेजरी बिल्स इशू करती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू करती है, गवर्नमेंट मतलब आरबीआई के थ्रू। तो वो जब बेचने जाती है तो वो मनी मार्केट में ही बेचती है। ठीक है, 1 लाख का कोई बिल है तो दे विल सेल इट। ठीक है, एंड गवर्नमेंट आपसे बोरो करेगी। ठीक है, और कुछ दिनों बाद आपको लौटा देगी। तो ये सारी चीजें आपकी होती है मनी मार्केट में। प्रोमिसरी नोट तो आपको पता है, इट इज वन टाइप ऑफ सिमिलर टू बिल ऑफ एक्सचेंज। इट इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, प्रोमिसरी नोट। ठीक है, जिसमें दो पार्टी होती है। तो ऑल दिस थिंग्स आर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पे थोड़े से फाइनेंशियल टर्म्स देख लेते हैं। बॉन्ड्स रेफर टू डेट इंस्ट्रूमेंट्स इशूड बाय कंपनीज और गवर्नमेंट एज अ मीन्स ऑफ बोरोइंग लॉन्ग टर्म फंड्स। तो लॉन्ग टर्म है। ठीक है, बॉन्ड्स मतलब क्या, आपने ये पढ़ा है, इट इज एक्चुअली डिबेंचर। तो डिबेंचर ये डेट इंस्ट्रूमेंट है, वैसे ही बॉन्ड्स है। ठीक है, डिबेंचर आपका छोटे छोटे पार्ट्स में होता है, जैसे शेयर्स होते हैं। बॉन्ड आपका थोड़ा सा बड़ा होता है, मतलब उसका वैल्यू बड़ा होता है बॉन्ड का कंपेयर टू डिबेंचर। ठीक है, तो ये एक लॉन्ग टर्म फंड है, लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट है। इक्विटी शेयर आपको पता है, इट इज अ पार्ट ऑफ share capital of a company. Derivative refer to a financial security which derives its value from the underlying asset, such as bonds, stocks, currency, interest. तो ये एफ एंड ओ आपने सुना होगा, स्टॉक मार्केट में काफी लोग एफ एंड ओ करते हैं, विच इज दे शुड नॉट डू इट, क्योंकि एक प्रकार का वो मतलब हेजिंग इंस्ट्रूमेंट है, इट इज नॉट फॉर अर्निंग। ठीक है, तो एफ एंड ओ मतलब फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, दोज आर डेरिवेटिव्स। क्यों? क्योंकि उनकी वैल्यू जो डिराइव होती है ना, डिराइव करना मतलब उससे किसी चीज से वैल्यू लेना। ठीक है, उसकी वैल्यू जो होती है दूसरे किसी स्टॉक से या अंडरलाइंग असेट से, अंडरलाइंग मतलब बेसिक जो फाउंडेशनल असेट है, उससे उसकी वैल्यू डेराइव होती है। फॉर एग्जांपल रिलायंस का शेयर है, रिलायंस का शेयर लेट अस से इट इज ट्रेडिंग एट 2100। सो रिलायंस का जो फ्यूचर होगा, अगर वो 2200 है, तो उसकी 2200 वैल्यू जो फ्यूचर की निकली, इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ दैट रिलायंस शेयर। ठीक है, रिलायंस का कोई अगर ऑप्शन है, कॉल ऑप्शन है या पुट ऑप्शन है, ठीक है, मतलब जिससे हम लोग शेयर बेच या खरीद सकते हैं, तो दैट ऑप्शंस वैल्यू डिपेंड्स ऑन रिलायंस शेयर प्राइस। ठीक है, तो इसीलिए उसको हम लोग एफ एंड ओ को, फ्यूचर ऑप्शन को बोलेंगे डेरिवेटिव, जिसका वैल्यू डिराइव करता है मेन असेट या स्टॉक से। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मतलब जो डेट इंस्ट्रूमेंट गवर्नमेंट इशू करती है, उनके उनके लिए, उनको जो लोन लगते हैं गवर्नमेंट को शॉर्ट टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए, उसके लिए गवर्नमेंट जो सिक्योरिटीज इशू करते हैं उसको बोलेंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। जैसे कि ट्रेजरी बिल्स है, टी बिल्स बोलते हैं उसको। ठीक है, सब मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। ट्रेड बिल्स रेफर टू बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन एंड एक्सेप्टेड बाय ट्रेडर इन पेमेंट ऑफ गुड्स। ठीक है, प्रोमिसरी नोट, दो पार्टियां होती है प्रोमिसरी नोट में, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, एक प्रॉमिस करता है दूसरे को कि मैं आपको डिमांड पे या फिर किसी डेट पे पेमेंट करूंगा। तो ऑल दिस थिंग्स आर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अगेन एंड अगेन मैं बोल रहा हूँ, बिकॉज मनी मार्केट में ये डेफिनेटली सवाल पूछा जा सकता है कि ये कौन से टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स है, कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं, आपको पता होना चाहिए। यू शुड नो विच आर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। स्ट्रक्चर ऑफ मनी मार्केट इन इंडिया। तो इंडिया का मनी मार्केट जो डाइकोटोमस है, डाइकोटोमस का मतलब है कि दो दो इसमें दो पार्ट्स में डिवाइडेड है।
पहला तो ऑर्गेनाइज मनी मार्केट विच इज लेड बाय, ठीक है, ऑर्गेनाइज मनी मार्केट इज लेड बाय, हैंडल्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कंट्रोल बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसमें कमर्शियल बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है, ठीक है, डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जैसे कि आपका सिडबी है या फिर इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, ठीक है। उसके बाद डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया, ठीक है, जो ये बिल ऑफ एक्सचेंज वगैरह डिस्काउंट करने में मदद करता है। तो ये सारे जो इंस्टीट्यूशंस है वो आपके ऑर्गेनाइज मनी मार्केट इंडिया में जो है उसमें एक्टिव है, ठीक है। और मनी मार्केट इंडिया का जो है वो मुंबई, दिल्ली एंड कलकत्ता, ये ऐसे मतलब लोकलाइट जगहों पे है। मुंबई का सबसे ज्यादा एक्टिव मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में देखिए आरबीआई, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया, ये 5 कंपोनेंट्स आते हैं। मतलब आरबीआई तो मेन है, सब सब पूरा ऑर्गेनाइज सेक्टर के मनी मार्केट को आरबीआई हैंडल करता है, ठीक है। कमर्शियल बैंक्स जो है वो आरबीआई के अंडर काम करते हैं, वो डिपॉजिट क्रिएट करते हैं, क्रेडिट क्रिएशन करते हैं, हम लोग देखेंगे उसको। कोऑपरेटिव बैंक्स आर नॉट कमर्शियल बैंक्स, वो लोकली क्रेडिट जनरेट करने के लिए, मतलब पैसा लोगों को देने के लिए या फिर सेविंग बढ़ाने के लिए एक्टिव है। डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे मैंने बोला, जैसे इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये सारे किसी चीज को डेवलप करने के लिए अगर आप लोन दे रहे हैं तो उसको बोलेंगे डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया, जो जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंट करने के लिए, ट्रेजरी बिल डिस्काउंट करने के लिए कोई अगर बैंक है तो उसको, कोई अगर ऑर्गेनाइजेशन है तो उसको बोलेंगे डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या क्या आता है, इंडिजीनियस बैंक, मतलब जो लोकल गाँव में, गाँव देहातों में जो बैंकर होते हैं उसको इंडिजीनियस बैंक बोलेंगे, जो इंडिजीनियस इंस्ट्रूमेंट्स में डील करते हैं, जैसे कि हुंडी में डील करते हैं। हुंडी, हुंडी मतलब इंडियन बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। मनी लेंडर्स है, साहूकार है जो एक्स्ट्रावागंट काफी ज्यादा रेट चार्ज करते हैं, ठीक है। अनरेगुलेटेड एंड नॉन बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, तो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आता है। तो इसके बाद ऑर्गेनाइज सेक्टर, जैसे बोला आरबीआई, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, रेगुलेटेड फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज। तो आपको पता होना चाहिए ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या है, अनऑर्गेनाइज में क्या है। आरबीआई सेंट्रल बैंक है इंडिया का। आरबीआई एक्चुअली स्टार्ट हुआ था 1935, 1 अप्रैल 1935 में स्टार्ट हुआ था। आरबीआई वाज नेशनलाइज्ड ऑन 1 जनवरी 1949। तो आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ था 1 जनवरी 1949 में, ऑलराइट। उसके बाद वो देश का बैंक, देश का सेंट्रल बैंक बन गया। डेफिनेशन देखिए, एमएस डेकॉक की डेफिनेशन देख सकते हैं आप। सेंट्रल बैंक इज वन विच कंस्टिट्यूट्स द अपेक्स ऑफ द मॉनेटरी एंड बैंकिंग स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। अपेक्स म्हणजे टॉप वाला। क्या काम है आरबीआई के, एक तो पहले करेंसी नोट इशू करना, ठीक है। आरबीआई मिनिमम रिजर्व सिस्टम 1957 का है, उसके अंडर आरबीआई क्या करती है, मिनिमम 200 करोड़ का इनके पास फंड्स रहता है, जिसमें गोल्ड रहेगा, गोल्ड 115 करोड़ का रहेगा, और 85 करोड़ के फॉरेन करेंसी रहेंगे। जैसे कि रिसेंटली अभी जो चल रहा है दुनिया में, कि दुनिया के सारे जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो यूएस डॉलर जो फॉरेन करेंसी है जिसको होल्ड करके वो रखते थे उसको बेच रहे हैं और गोल्ड को ज्यादा खरीद रहे हैं। तो इंडिया ने भी क्या, डॉलर को ज्यादा बेचा है, गोल्ड को ज्यादा खरीदा है, ऑलराइट। तो ये आपको जनरल नॉलेज के लिए। बैंकर टू द गवर्नमेंट है आरबीआई, गवर्नमेंट की बैंकर है। बैंकर्स बैंक है, सारे बैंकों के लिए अगर कोई पैसा चाहिए, लोन चाहिए, डिपॉजिट रखना है तो वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जाते हैं। कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है, आरबीआई इज द कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। मतलब जो डॉलर वगैरह इंडिया का रहता है, डॉलर रिजर्व इंडिया का $700 बिलियन है, $700 बिलियन। तो ये जो है 9 मंथ के लिए सफिशियंट है, लेकिन जो रुपी का फॉल हो रहा है, रुपी अभी 92 पर डॉलर है, तो वो फॉल अगर बढ़ता जाएगा और तो रिजर्व हमको कम कम होता जाएगा, तो इसलिए स्टेबिलाईज होना जरूरी है रुपी का, ठीक है, फॉल रुकना जरूरी है। तो वो 9 मंथ्स का रिजर्व है, रिजर्व अच्छा है, अभी अभी के लिए अच्छा है। इट हैज टू मेंटेन द ऑफिशियल रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ रुपी एज वेल एज इंश्योर इट स्टेबिलिटी। तो आरबीआई का काम है रिजर्व जो एक्सचेंज रेट मेंटेन करना। बहुत मतलब थोड़ा बहुत डिप्रिसिएशन हर साल होता है रुपी के रेट में, मतलब हर साल क्या रहेगा कि थोड़ा रुपी का वैल्यू डॉलर के अगेंस्ट गिरेगा, क्योंकि इंडिया में इन्फ्लेशन ज्यादा है बेसिकली, ओके, इन्फ्लेशन इंटरेस्ट रेट ज्यादा है इसलिए गिरेगा। बट 3.5%, 3-4% जो फॉल है रुपी में कंपेयर टू डॉलर ईच ईयर इट इज नॉर्मल। उससे ज्यादा होने से प्रॉब्लम है, तो अभी उससे ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज है। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, आरबीआई क्या करता है इंडिया में, सारे बैंक्स को मॉनिटर करता है और उनका ओवरऑल इंडिया में मॉनेटरी सप्लाई जो है, पैसों का सप्लाई उसको कंट्रोल करता है। कैसे,
एक तो बैंक रेट है। बैंक रेट मतलब क्या, जिस रेट पे बाकी सारे बैंक्स आरबीआई से पैसा उठा सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर आईसीआईसीआई बैंक को लॉन्ग टर्म के लिए आरबीआई से पैसा उठाना है लॉन्ग टर्म के लिए, तो कौन से रेट पे आरबीआई उनको लोन देगा उसको बोलेंगे बैंक रेट। समझ गए, बैंक रेट लॉन्ग टर्म का आरबीआई का जो रेट है उसको बैंक रेट बोलेंगे। ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन मतलब जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है वो आरबीआई क्या मार्केट में जाके बेचता है काफी ज्यादा। अगर ज्यादा बेचेगा तो लोग सारे बैंक क्या करेंगे, सारे जो दूसरे बैंक है वो आरबीआई को पैसा देंगे और ये सिक्योरिटी लेंगे। तो उन सारे बैंकों को बाकी लोगों को, जनरल पब्लिक को देने के लिए पैसा कम रहेगा। ठीक है, अगर आरबीआई उल्टा करती है, सारे बैंकों से ये सिक्योरिटीज अगर आरबीआई खरीदेंगे, ठीक है, जो पहले बेचे थे वो खरीदेंगे, तो सारे बैंकों को क्या मिलेगा, आरबीआई से पैसा मिलेगा, वो सिक्योरिटी बैंक्स को देंगे और वो एक्स्ट्रा पैसा जो सारे बैंकों को मिलेगा वो सारे बैंक जनरल पब्लिक को दे सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इस तरीके से मॉनेटरी सप्लाई आरबीआई देश में बढ़ा सकता है या फिर घटा सकता है। अभी के फेज में बढ़ाने की कोशिश चल रही है, बढ़ाया भी है आरबीआई ने सप्लाई। ठीक है, तो वेरिएबल और क्या है, कैश रिजर्व रेशो है। तो आरबीआई के पास अगर सपोज 100 रुपए के डिपॉजिट्स है, ठीक है, आप जो डिपॉजिट करते हैं आरबीआई में, सेविंग बैंक अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, तो इस ऐसे 100 रुपए आ गए, तो आरबीआई बोलता है कि वो 100 रुपए में से ना 4% का कैश रिजर्व रेशो होना चाहिए। मतलब वो 4% आप कैश मेंटेन करेंगे आपके पास। ठीक है, वो मेंटेन करना ही है आपको कैश उतना, 4% ऑफ ऑल दोज डिपॉजिट, मतलब वो लोन नहीं दे सकते आप। ठीक है, तो ये कैश रिजर्व रेशो। दूसरा क्या है, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशो। मतलब ये ऐसा रेशो है, वो बोलता है कि 100 रुपए का डिपॉजिट है, उसमें से 18 रुपए जो है, 18% वो आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ही इन्वेस्ट करने हैं। ठीक है, ट्रेजरी बिल वगैरह उसी में ही इन्वेस्ट करने हैं। इसको बोलेंगे स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशो। तो ये रेशो अगर कम ज्यादा की है, सपोज दोनों रेशो, कैश रिजर्व रेशो अगर 1% कर दिया, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशो आपने 18% से 5% कर दिया, तो होगा क्या, बैंकों के पास ज्यादा पैसा अवेलेबल हो जाएगा लोगों को लोन देने के लिए, तो लोन सस्ता हो जाएगा, ज्यादा लोन मिलेगा। तो ज्यादा लोन मिलेगा तो लोन ज्यादा लेंगे, लोग ज्यादा खर्चे करेंगे, उससे क्या होगा, इकोनॉमिक साइकिल चल पड़ेगी, इकोनॉमी में बूम आएगी। तो ये कब करना चाहिए, ठीक है, जब ग्रोथ कम है इकोनॉमी में, तो ये आरबीआई करती है कि कैश रिजर्व रेशो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो कम करती है। अभी कम किया भी है थोड़ा बहुत, सीआरआर तो 1% से काटा लास्ट ईयर। तो सो दिस इज द केस। अगर आपको ऐसा लग रहा है आरबीआई को भाई इन्फ्लेशन बहुत बढ़ रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत काफी ज्यादा है और मनी फ्लो, मनी सप्लाई जो देश में है उसको कम करना चाहिए, तो व्हाट आरबीआई विल डू, कैश रिजर्व रेशो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो को बढ़ाएगी। तो सारे बैंकों के पास पैसे कम हो जाएंगे कंपेयर टू देयर डिपॉजिट्स, और लोन कम मिलेगा लोगों को, इसलिए इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो जाएगी। समझ गए आप, तो इसको बोलेंगे हम क्वांटिटेटिव टेक्निक टू कंट्रोल मनी फ्लो। कौन से बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, कैश रिजर्व रेशो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, दे कंट्रोल द वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट क्रिएटेड। क्रेडिट मतलब नथिंग बट लोन्स, लोन्स या फिर पैसा। ठीक है, क्वालिटेटिव मेथड मतलब क्या है कि आरबीआई जस्ट बताती है बैंकों को कि भाई इस सेक्टर में ज्यादा लोन दीजिए, एग्रीकल्चर को ज्यादा दीजिए, रूरल एरिया में ज्यादा दीजिए, ठीक है, एमएसएमई को ज्यादा दीजिए। तो इसको बोलते हैं मोरल सुएशन, मतलब वो एक मॉनेटरी मेजर नहीं है, कंपलसरी नहीं है, ठीक है, बट क्वालिटेटिव है। ठीक है, इसको बोलेंगे। चलो, और ये हो गया आरबीआई, हाउ आरबीआई कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ मनी, मॉनेटरी सप्लाई इन इकोनॉमी। तो ये अंडरस्टैंड करना जरूरी था, चाहे तो आप रिवाइंड करके प्ले कर लीजिए उसको। कलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ डेटा, आरबीआई बहुत सारा डाटा कलेक्ट करके पब्लिश करती है। प्रमोशनल एंड डेवलप, जैसे कि ग्रोथ रेट है इकोनॉमी का, या फिर डब्ल्यूपीआई वगैरह वगैरह, इन्फ्लेशन वगैरह। प्रमोशनल एंड डेवलपमेंटल फंक्शन, ग्रोथ करना। आरबीआई के दो फंक्शन है, एक तो रूपी का, रूपी टू डॉलर, रूपी का फॉरेन एक्सचेंज रेट कंट्रोल करना, मतलब रूपी टू डॉलर को कंट्रोल करना एक तरीके से, बहुत ज्यादा गिरने या बढ़ने ना देना। सेकेंडली इंटरनल डोमेस्टिक इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। ओके, थर्डली ग्रोथ, ग्रोथ करना, इकोनॉमी में ग्रोथ आना चाहिए। ठीक है, तो ये तीन फंक्शन है। कमर्शियल बैंक जो है वो, दे आर प्रॉफिट सीकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स एंड ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस आर द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक्स। तो ये कमर्शियल बैंक क्या करते हैं, लोन लेते हैं और डिपॉजिट लेते हैं और लोन देते हैं।
सेविंग डिपॉजिट ये खुलवा सकते हैं। इट इंक्लूड्स बोथ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक एंड नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। तो आरबीआई का ना सेकंड शेड्यूल में, आरबीआई एक्ट 1934 के सेकंड शेड्यूल में जो दो बैंक्स जिनका नाम है, ठीक है, उनको शेड्यूल कमर्शियल बैंक बोलेंगे, और जिनका नाम नहीं है उनको नॉन शेड्यूल बोलेंगे, ठीक है। तो दोनों बैंक्स में आते हैं। तो ये जो अपने कमर्शियल बैंक्स है ना, वो चार कैटेगरी में है इंडिया में। एक तो पब्लिक सेक्टर बैंक है, मतलब वो गवर्नमेंट का बैंक है, गवर्नमेंट का उसमें शेयर होल्डिंग ज्यादा है, 50% से ज्यादा है। जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है। प्राइवेट सेक्टर बैंक कौन से है? एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक, एक्सिस। रीजनल रूरल बैंक, ये रूरल एरिया में काम करते हैं। फॉरेन बैंक, जैसे कि फॉरेन ओरिजिन के हैं, इंडिया में ओनरशिप ओनरशिप उनका फॉरेन का है, हेडक्वार्टर फॉरेन में, जैसे कि एचएसबीसी, ड्यूश बैंक, ठीक है, ड्यूशे बैंक। तो ये सारे बैंक हैं। तो और जानते ज्यादा कि ये तो आप पढ़ लीजिए बैंक का मतलब क्या है। फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक क्या है, देखिए, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। ये दो तरीके के डिपॉजिट होते हैं। एक तो डिमांड डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट मतलब सेविंग डिपॉजिट, कि आप जब भी मांगेंगे पैसा आपको मिल जाएगा वापस, या फिर करंट अकाउंट, ओके। और टाइम डिपॉजिट मतलब एफडी या फिर रिकरिंग डिपॉजिट, ओके। तो ये समझना जरूरी है। चलो ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। प्रोवाइडिंग लोन्स एंड एडवांसेस, ये कमर्शियल बैंकों का काम है, लोन्स देते हैं, ठीक है। बैंक कैश क्रेडिट या फिर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी देते हैं, डिस्काउंटिंग करते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज का। और कौन से फंक्शन है? एंसिलरी फंक्शन है। एंसिलरी मतलब क्या? सपोर्टिंग फंक्शन, जैसे कि फॉरेन एक्सचेंज देना, डॉलर आपको लेने हैं, डॉलर कहाँ मिलेंगे? बैंक के पास मिलेंगे। सेफ डिपॉजिट लॉकर प्रोवाइड करना, डीमैट अकाउंट ओपन करना। डीमैट अकाउंट मतलब क्या? जो जहाँ पे जिसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, शेयर शेयर का अकाउंट। इंटरनेट बैंकिंग देना, मोबाइल बैंकिंग देना, ये सारे काम करती है। क्रेडिट क्रिएशन, अभी ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको देखेंगे और ये पार्ट यही खत्म करेंगे। क्रेडिट क्रिएशन मतलब क्या, मैं आपको बताता हूँ। मैं इसको समझाने के लिए आपको ना एक ये खोलता हूँ, एक आई विल ओपन, जैसे जैसे सपोज कोई बैंक है और उस बैंक में ना आपने 100 रुपए डिपॉजिट कर लिए, ओके। 100 रुपए डिपॉजिट कर लिए, और 100 रुपए डिपॉजिट करने के बाद बैंक का जो एसएलआर और सीआरआर है, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशो 18% और सीआरआर जो भी है 4%, तो एज्यूम कीजिए दोनों मिला के ना 20% है, ओके। 20% का एसएलआर और सीआरआर है, हाइपोथेटिकली। तो 100 रुपए इनिशियल डिपॉजिट है, इनिशियल डिपॉजिट, ओके। उसके बाद 20% आपका सीआरआर एंड एसएलआर, बाकी कितना बचता है? 80 रुपीज। तो 80 रुपीज का ये बैंक ने क्या कर दिया? लोन दे दिया, किसी और को लोन दे दिया, ओके, क्योंकि 80 रुपीज का लोन दे सकते हो। तो वो 80 रुपीज का लोन जिसको मिला, उसने क्या किया? उसने खर्चा करने के लिए ही तो लोन लिया है, उसने खर्चा कर दिया। तो 80 रुपीज का लोन जो मिला उसने खर्चा कर दिया, तो वो किसी और को मिला ना, इंडिया में किसी और का इनकम हो गया। तो 80 रुपीज का जिसका इनकम हुआ, उसने क्या किया? अपनी बैंक में, किसी और बैंक में या फिर सेम बैंक में 80 रुपीज अपने अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया, ठीक है। अभी हुआ क्या है कि इनिशियल जो 100 रुपए डिपॉजिट था, उसको लग रहा है कि मेरा पैसा 100 रुपए बैंक में है। बैंक ने एक्चुअली 80 रुपीज का लोन दिया है। लोन देने के बाद जिसको वो पैसा, जिस वो लोन लेने वाला जो बंदा है, उसने खर्चा किया, और किसी और का वो इनकम हो गया, उसने भी बैंक में डिपॉजिट किया है 80 रुपीज। तो ये एक्स्ट्रा 80 रुपए का क्रेडिट क्रिएशन हो गया ना, दिस इज अ क्रेडिट क्रिएशन। मतलब इनिशियल 100 रुपए की नोट पे क्रेडिट क्रिएशन कितना हुआ? 80 रुपए अभी हो गया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बैंक का क्रेडिट क्रिएशन। और ये अभी क्या होगा? ये 80 रुपीज जिसको बैंक में डिपॉजिट कर दिया, वो फिर लोन देगा, इस पे कितना देगा? 20% इस पे काट लेगा, एसएलआर और सीआरआर। कितना होता है 80 रुपीज पे 20%? 8 दूनी 16, मतलब 16 रुपीज काट देगा, ठीक है। तो 16 रुपीज काटने के बाद कितना बचेगा? आपका 64 रुपीज का लोन क्रिएट हो जाएगा। ये 64 फिर से इकोनॉमी में घूमेगा, किसी का इनकम बन जाएगा, वो फिर से डिपॉजिट करेगा, ठीक है, मतलब किसी को। तो फिर उसमें और 64 में 20% का कमी हो जाएगा, क्योंकि 20% का सीआरआर और एसएलआर है। तो वो कितना? 64 का 20% मतलब 12.8, ठीक है। तो इस तरीके से लगभग 52 और समथिंग, तो इतना लोन चला जाएगा, ठीक है।
₹100 इनिशियल नोट था, ₹100 का 20% CRR SLR काट के ₹80 का लोन दिया, वो किसी और का इनकम हो गया, उसने बैंक में डिपॉजिट किया। ठीक है, बैंक में डिपॉजिट करने के बाद फिर से बैंक ने क्या किया, उसमें ₹16 मतलब 20% का CRR SLR काट के ₹64 का लोन दिया। ₹64 का लोन देने के बाद फिर से 20% उसमें कटौती आई CRR SLR की, फिर और किसी को लोन मिल गया। ठीक है, तो ये जो पूरा साइकिल है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। मतलब एक ₹100 की नोट ने बैंक में पूरी इकोनॉमी में बहुत ज्यादा पैसे क्रिएट कर दिए। ठीक है, तो ये कंसेप्ट समझने से था। ठीक है, तो इसको मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट करें कि टोटल क्रेडिट क्रिएशन कितना हुआ, तो 100 डिवाइडेड बाय CRR एंड SLR आपका 20%, तो 100 का अल्टीमेटली क्रेडिट क्रिएशन कितना होगा, ये होगा आपका ₹500। मतलब ये 100 प्लस ये बाद में चेन रिएक्शन जो आएगी 52 का और कुछ नीचे आ जाएगा, ये अल्टीमेटली 100 डिवाइडेड बाय CRR और SLR। मतलब ये डिपेंड करता है कि आपका CRR और SLR कितना है, उसके बाद कितना क्रेडिट क्रिएशन होगा। तो ये 500 हो गया। अगर CRR SLR कम होता, ठीक है, तो क्या बैंक ज्यादा लोन दे पाती, इसलिए ज्यादा क्रेडिट क्रिएशन होता है इकोनॉमी में। तो कितना होता, लेट अस से कि CRR SLR 10% है, तो ये आपका बन जाता ₹1000। समझ गया आप। तो इस तरीके से CRR SLR से बैंक क्या करती है, मनी फ्लो या फिर क्रेडिट क्रिएशन इकोनॉमी में कम करती है या बढ़ाती है। ठीक है, अभी आप इसको पढ़िए। ठीक है, when the bank provides loan to its customer, the loan amount is credited into bank account of the customer. The bank that receives the loan amount as a deposit keep aside a certain portion in the form of the reserves, जैसे कि CRR और SLR. After meeting the reserve requirement, the bank lends the remaining amount. This procedure is followed by एंटायर बैंकिंग सिस्टम इन द कंट्री लीडिंग टू क्रिएशन ऑफ क्रेडिट। मतलब जो प्रोसेस मैंने एक्सप्लेन किया, अगर आप वो एक्सप्लेन कर देंगे तो आपको आउट ऑफ मार्क्स मिल सकते हैं। इन शॉर्ट, कमर्शियल बैंक क्रिएट डिपॉजिट्स आउट ऑफ लोन्स गिवन देयर बाय लीडिंग टू क्रेडिट क्रिएशन। ठीक है, तो यहीं पे अभी रुकते हैं, अगले वाले पॉइंट जो है बाद में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।